कक्षा 7 का साइंस का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो वीडियो में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, जुड़ जाइए। तो अभी तक हमने जो छठी क्लास का जो साइंस के जो पूरे चैप्टर है उनके बारे में बात कर ली है, जो इस चैनल पर आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हमने फिर उसके बाद हमने सातवां जो क्लास है, 7वीं क्लास, उसके जो साइंस का जो चैप्टर है 4 चैप्टर वो भी कर लिए हैं। अब हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम अम्ल, क्षारक और लवण है। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण है। तो सबसे पहले बात किसकी ओर करेंगे? हम अम्ल की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो देखते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं क्या है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। यानी वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जिनका जो स्वाद है, जिनको हम चखते हैं तो वो उनके स्वाद में क्या होता है, खट्टापने आता है, तो उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, और जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, उनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। उदाहरण देखें तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका आदि सभी के सभी क्या है, अम्ल है। ठीक है दोस्तों, दही, नींबू अभी आदि सब क्या है, संतरे का रस, ये सभी क्या है, खट्टे हैं। तो इनकी जो प्रकृति है वो भी क्या है, अम्लीय प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्षार या क्षारक, जिसे हम इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। तो देखिए, अम्ल के बारे में हमने देख लिया है, अब बात करेंगे हम क्षार के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, जिनको हम चखते हैं तो वो हमें सॉरी 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 ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद है वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, और जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और इनको जब हम हाथ से स्पर्श करते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं, हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो ये क्या साबुन जैसे लगते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। और जो इनकी प्रकृति है, इन पदार्थों की जो वो क्या होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है। ठीक है, आगे हमने नोट लगा कर लिखा हुआ है एसिड के बारे में, कि एसिड है वो शब्द है वो किस प्रकार से, किस किस तरह से बना हुआ है। नोट लगा के, एसिड या अम्ल शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एशियर से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा है। यानी जो एसिड या अम्ल है, उस शब्द की उत्पत्ति एक लेटिन शब्द है जिसका नाम है एशियर, और एशियर का अर्थ क्या है, खट्टा है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक होते हैं, और इन पदार्थों में जो पाए जाने वाले जितने भी अम्ल है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए होते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूचक। सूचक, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए जिन विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वह सूचक कहलाते हैं। यानी कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण हमें हमारे द्वारा किया जाता है, और एक विशेष प्रकार के पदार्थों को प्रयोग में लिया जाता है, जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो उन जिस पदार्थ के द्वारा पता किया जाता है उस पदार्थ को सूचक कहा जाता है। सूचकों को जब हम अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। यानी सूचक होते हैं, जब उनको अम्लीय अथवा क्षारकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें उनके विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है कि उनका रंग है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण के रूप में सूचकों के उदाहरण है वो क्या है, हल्दी है, लिटमस पत्र है, गुड़, हल्की पत्तियां हैं आदि को क्या किया जाता है, आदि सूचकों को अम्लीय अथवा क्षार के जो विलयन होता है उसमें मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये अम्लीय है और ये क्षारकीय है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ अम्ल जो पदार्थों में पाए जाते हैं। अर्थात कौन कौन से अम्ल है जो निम्न पदार्थों में पाए जाते हैं। तो एसिटिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है वो नींबू कुल के जो सेट्रिस
फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये पालक में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक या विटामिन सी बोलते हैं इसे, ये आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, वो है टार्ट्रिक अम्ल। ये इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि क्षार है वो कौन कौन से पदार्थों में पाया जाता है। क्षार का नाम और पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए मार्जक का उपयोग में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो दूध या मैग्नीशियम या इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब जो हम सूचक की बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की है सूचकों की, जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ है वो क्षारकीय है या फिर अम्लीय है। तो उसमें पहला हमारा प्राकृतिक जो सूचक है वो है लिटमस। सामान्य रूप से इसमें देखते हैं, सामान्य रूप में प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। और सामान्य रूप से अधिकतर उपयोग में लिया जाने वाला जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है, लिटमस से है। ठीक है दोस्तों, इसे लाइकेनो से प्राप्त किया जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इसे लाइकेनो से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। अरे बात समझे कि ये क्या होता है, लाइकोइनो से तो प्राप्त किया जाता है और विलयन के रूप में अथवा कागज की जो पट्टियां होती है उनके रूप में उपलब्ध होता है। इसे लिटमस पत्र या लिटमस पेपर भी कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। और सामान्य रूप से यह या नीला लिटमस पत्र कहलाता है, या सामान्य रूप से इसी रंगों में पाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल है वो क्या कर देता है, जो अम्ल है वो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र है उससे क्या कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। आर्य बात समझे, इसे याद किस तरह से रखोगे आप, अनिल नाम से। अनिल नाम से याद रखोगे तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। ए का क्या बन जाएगा, अम्ल, और नी का क्या बन जाएगा, नीला, और लाल ले का क्या बन जाएगा, लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक है, नील नाम याद रखोगे तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक है, तो क्षार अपने आप याद रह जाएगा। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये अपने आप, अगर नील का अम्ल का याद रखोगे तो क्षार का ये अपने आप याद हो जाएगा। कुछ ऐसे विलयन भी हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। ऐसे विलयन उदासीन कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी पदार्थ जो लाल और नीला लिटमस पत्र है उसको रंग में परिवर्तन ही नहीं करते। तो ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रही है बात समझ में। तो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हल्दी। हल्दी को विलयन या फिल्टर पेपर पर लगाकर सुखाकर हल्दी पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। हल्दी को क्या किया जाता है, विलयन या जो फिल्टर पेपर है उस पर लगाया जाता है और फिर उसको सुखाकर हल्दी पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इस पत्र पर किसी क्षारक या चूने का पानी की बूंद डालते हैं तो पत्र लाल रंग का हो जाता है, परंतु यह अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। यदि अम्ल को लाल हल्दी पत्र पर डालते हैं तो वह उसे पहले की अवस्था में ले आता है। यानी बात ये समझ में आ रही है कि हल्दी का जो पत्र हमने बनाया है उस पर क्या डाली जाती है, क्षारक की बूंद डाली जाती है तो पत्र क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी अम्ल के साथ क्या होता है कि जब अम्ल डालते हैं उस हल्दी के पत्र पर तो इसमें कोई भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार का रंग परिवर्तित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गुड़हल। आगे बात करेंगे गुड़हल। गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियां बिक्कर में रखकर गर्म पानी मिलाइए। यानी गुड़हल की पंखुड़ियां आपको लेनी है, फिर उन पंखुड़ियों को क्या करना है, बिक्कर में रखना है। फिर उस बिक्कर में क्या डालना है, पानी, गर्म पानी डालना है। कुछ समय तक मिश्रण को रखने पर मिश्रण का रंग रंगीन हो जाता है। और कुछ समय तक क्या करोगे आप, सॉरी सर, कुछ समय तक मिश्रण के रखने के पर मिश्रण का रंग, जो मिश्रण का जल है वो रंगीन हो जाता है। यानी कुछ समय तक क्या करेंगे आप, मिश्रण को रखने पर मिश्रण का जल है वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाता है। यह विलयन सूचक अम्लीय विलयनों के साथ गुलाबी अथवा क्षार के विलयनों को हरा कर देता है।
आ रही है बात समझ में? तो आगे देखिए इसमें क्या है। गुड़हल के बारे में बात करे थे हम। तो जो कुछ समय तक की मिश्रण को रखने पर मिश्रण का जो रंग है वो क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। यह विलयन या सूचक अम्लीय विलयनों के साथ गुलाबी अथवा क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विलयन बनता है उसमें क्या होता है कि अगर अम्ल होता है तो क्या हो जाता है, उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और अगर क्षार होता है तो क्या होता है, रंग उसका विलयन का हरा हो जाता है। ठीक है। यानी गुड़हल के उस फूलों के द्वारा अगर हमें पता करना है कि कोई भी पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है, तो इसके लिए हमें क्या होना करना पता चलेगा, किस तरह से पता चलेगा कि अम्लीय है तो क्या होगा, विलीन का रंग गुलाबी हो जाएगा, और अगर क्षारकीय है तो विलीन का रंग वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। यानी उदासीनीकरण है या उदासीन जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया यानी लवण किस प्रकार से बनता है, ना तो क्या हो उदासीन का मतलब कि ना तो क्या हो अम्लीय हो, ना ही क्या हो क्षारकीय हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला इसमें हमारा पॉइंट है वो है फिनोल फ्थेलिन। ठीक है, हम बात करेंगे पहला पॉइंट क्या है, फिनोल फ्थेलिन। इसमें क्या है, फिनोल फ्थेलिन क्षार के विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है। यानी फिनोल फ्थेलिन क्या करता है, क्षार के जो विलीन होते हैं उनके साथ एक गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्लीय विलीन के साथ रंगहीन रहता है। यानी फिनोल फ्थेलिन क्या होता है कि एक क्षार के जो विलीन होते हैं उनके साथ तो क्या रंग देता है, गुलाबी का रंग देता है, और जो अम्लीय विलीन होता है उनके साथ रंगहीन बना रहता है। जब किसी विलियन अर्थात जब किसी अन्य अम्लीय विलेन में क्षारकीय विलेन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, यानी अम्लीय विलेन लिया हुआ है आपने और उसमें क्षारकीय विलेन को उचित मात्रा में मिला दिया जाता है, तो दोनों विलेन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। और दोनों ही विलेन क्या कर देते हैं, एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसे उदासीन कर देते हैं, और दोनों उदासीन प्रक्रिया में आ जाते हैं। दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, और दोनों की ही प्रकृति प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उदासीनीकरण की क्रिया में सदैव भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है, और जब उदासीनीकरण की विक्रिया होती है तो उसमें हमेशा हमेशा क्या होता है कि ऊष्मा है वो निर्मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। और उदासीनीकरण की एक क्रिया है जिसकी इस क्रिया में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें देखो आगे देखो, किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अगर किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में क्या होता है कि ऊष्मा निर्मित होने के साथ साथ लवण एवं जल भी निर्मित होते हैं। यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निर्मित होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, लवण और जल भी क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो ये विक्रिया अम्ल की विक्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा, और उसमें भी क्या होगी, निर्मुक्त होगी। ठीक है, तो आगे हम विक्रिया करवा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की विक्रिया जो क्या है, अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसकी विक्रिया HCl की विक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे, प्लस का चिन्ह है, एरो का निशान लगाने के बाद तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा जो NaCl है, नमक है, और जल प्राप्त होगा और ऊष्मा प्राप्त होगी। यानी HCl की विक्रिया यानी अम्ल की विक्रिया NaOH यानी क्षार के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा जो क्या है, NaCl है, जो नमक जिसे हम नमक भी कहते हैं, और साथ में जल बनेगा और साथ में ही ऊष्मा बनेगी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सीधी विक्रिया HCl प्लस NaOH की विक्रिया जो करवाते हैं, यानी तो उसमें उत्पाद क्या बनते हैं, NaCl यानी लवण बनता है, साथ में जल बनता है और ऊष्मा प्राप्त होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें उदासीनीकरण जो है प्रक्रिया है उनका जो उनके उदाहरण है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला हमारा जो है वो है अपाचन, यानी न तो अम्लीय है न क्षारीय है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में
जो उदासीन अभिक्रिया बनती है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी हमारा जो आमाशय है उसमें क्या पाया जाता है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो पाया जाता है, जो भोजन भोजन को पचाने के काम आता है। यानी जो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या HCl है वो क्या करता है, हमारे आमाशय में जो भोजन है उसे पचाने का काम है करता है। आमाशय में जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, यानी आमाशय में क्या होता है कि HCl की मात्रा है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो अपाचन हो जाता है। यानी आमाशय के अंदर क्या होता है कि इस HCl की अधिकता हो जाती है, तो हमारे जो भोजन है उसका क्या हो जाता है, अपाचन होता है। जिसे कम करने के लिए दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी मैग्नीशियम अगर हमें इसे कम करना है, इस अपाचन को कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई भी प्रति अम्ल है वो जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेने से यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। यानी बात समझ में आ रही है कि अगर आप में क्या हो रहा है कि आप आपके द्वारा भोजन किया जा रहा है और अम्ल की अधिकता हो जाती है, पाचन हो जाता है, तो क्या होता है कि दूध या मैग्नीशियम उसका सेवन करने से अत्यधिक अम्ल के जो प्रभाव है उसको क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और उदासीन हो जाता है। आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है चिंटी का डंक। वो है चिंटी का डंक। जब चिंटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। यानी चिंटी जब भी काटती है तो क्या करती है, हमारी त्वचा के अंदर एक अम्लीय पदार्थ जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, वो डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए खाने वाला सोडा, यानी जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 अथवा कैलेमाइन मिलियन मिलकर उसे उदासीन किया जाता है। यानी डंक का प्रभाव को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाने का सोडा और केलेमाइन विलेन मलकर हमें उसे उदासीन करना होगा। तो तब क्या होगा कि चींटी का डंक का जो असर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे मृदा उपचार। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यानी रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके अगर आप अत्यधिक उपयोग कर रहे हो भूमि के अंदर तो वो भूमि को क्या क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसे उदासीन किया जाता है। यानी अगर आपकी जो भूमि है, आप जिस भूमि में फसल उगा रहे हैं उस भूमि में क्या हो गई है कि अम्लीय प्रकृति है वो अत्यधिक हो गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो बिना बुझा हुआ चुना और एक बुझा हुआ चुना है, उससे उस भूमि को उदासीन करना होगा। यदि मृदा क्षारीय हो तो जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा से अम्ल मुक्त करके उसकी क्षारीयता को उदासीन कर देते हैं। यदि मृदा क्या हो, क्षारीय हो, ठीक है, तो जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद है वो मृदा से क्या करते हैं, अम्ल को मुक्त करते हैं और क्षार की ये प्रकृति को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। इन्हें जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। यानी कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो इनको जलाशय और नदियों में डालने या विसर्जित करने से पहले क्या किया जाता है, उस अपशिष्ट को क्या किया जाता है, क्षार के पदार्थ मिलाकर क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। यानी अम्ल में क्या डाला जाता है, क्षार डाला जाता है, और यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया से द्वारा जो अपशिष्ट है वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कक्षा 7 का जो 5वां चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, उसके बारे में बात की। अगर आपने को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।